एकादश के बच्चों का इकोनॉमिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। चैप्टर 7 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण अर्थात ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्लासिफिकेशन करने के पश्चात हमें प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत यह करना है कि हम आंकड़ों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से प्रस्तुत कर दें कि वो सरलतापूर्वक समझ में आ सकें और उनसे हम उचित परिणाम निकाल सकें। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के 3 प्रकार हैं मुख्यतः। पहला है पाठ विषयक यानी कि डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है सारणीबद्ध यानी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन, और तीसरा होता है आरेखीय या चित्रमय यानी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन यानी वर्णनात्मक प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, वर्णन में क्या होता है, वर्णन में सीधे सीधे हम कुछ कहते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए 100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में आपने पाया कि 50 विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं और वे छात्रावास में नहीं रहते हैं। 10 विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के हैं, छात्रावास में रहते हैं। कुल मिलाकर 65 विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, ये एक वर्णन है और वर्णन के जरिए आपको समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति है। दूसरा, इसी तरह से कहा गया कि मेरठ शहर में चाय पीने की आदत जानने के लिए एक सर्वेक्षण हुआ। पुरुष 60% हैं वहाँ और उनमें से 25% पुरुष चाय नहीं पीते। स्त्रियां जो चाय पीती थी उनकी संख्या 15% थी। इन दोनों उदाहरणों में आपने देखा कि आंकड़ों को पाठ्य सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, टेक्स्ट मैटर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में एक महत्वपूर्ण कमी होती है कि आंकड़ों को समझने के लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, खैर ये इसकी कमी है, लेकिन कुछ लाभ भी हैं। लाभ यही है कि आप इसमें बिंदुवार ढंग से प्रभावशाली ढंग से इसे प्रस्तुत कर पाते हैं। दूसरा, प्रस्तुतिकरण कम समय में तैयार हो जाता है। हानियाँ ये हैं कि आंकड़ों को समझने के लिए पूरा पाठ करना पड़ेगा। कम समय में आंकड़ों को समझना कठिन होगा इसमें, क्योंकि आप बगैर पूरा पैराग्राफ पढ़े समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो दोनों परिस्थितियों में आंकड़ों को पाठ्य सामग्री के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। जो ऊपर के एग्जाम्पल हैं, कमी वही है कि आपको पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा और विशेषता यही है कि बिंदुवार ढंग से, प्रभावशाली ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया है। जो दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका है वो है टेबुलर यानी कि सारणीयन और सारणीकरण प्रस्तुतिकरण यानी सारणीयन प्रस्तुतिकरण यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबल आप जानते ही है ना, तो टेबुलर प्रेजेंटेशन इसे बोलेंगे। ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन, राइट, टेबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, सो टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में आपको यही बताना है कि आप जानते हैं कि टेबल क्या होती है। आप देख सकते हैं ये कुछ कॉलम मैंने अभी खींचे और ये जो बेड़ी रेखाएं होती हैं इसे पंक्ति कहा जाता है या रो कहा जाता है। दीज आर द रोज, राइट। और ये जो हैं ये सब कॉलम कहलाते हैं। COLUM और N, कॉलम, N साइलेंट होता है। ठीक है, तो प्रोफेसर ब्लेयर जो है वो कहते हैं कि विस्तृत अर्थ में समंकों की खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्था। खाने यानी कि ये खाना एक है, आप देख सकते हैं ये एक खाना है। ठीक है, और ये पंक्तियां हैं, ये वाली सारी, इनको रोज बोलेंगे या पंक्तियां बोलेंगे। और जो ऊपर से वर्टिकल लाइनें आपको नजर आती हैं, ये 3 कॉलम यहाँ पर बन गए हैं, कॉलम A, B और C। और रोज को अगर हम बोलें X1 X2, ये रोज हो गई, राइट। तो प्रोफेसर बुलर की ये परिभाषा समझ में आती होगी। उद्देश्य और लाभ क्या क्या है, इसके जरिए प्रस्तुतिकरण सरल होता है। बिखरे और जटिल आंकड़ों को आप सरणी के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से इस तरह से प्रस्तुत कर पाते हैं कि उन्हें सरलता से समझा जा सकता है। संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, इसका तात्पर्य होता है कि इसके जरिए आपको जो भी देखना है सिर्फ आप उसी को देख सकते हैं, आपको पूरा पाठ पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो कम से कम स्थान में संक्षिप्त रूप में विस्तृत आंकड़ों को रखा जा सकता है। सूचनाएं स्पष्ट और अधिक सूचनाएं भी आ सकती हैं छोटी सी टेबल में। तीसरा है प्रस्तुतकरण की अन्य विधियों में सहायक। सारणीयन के रूप में जो आंकड़े क्रमबद्ध रखे जा सकते हैं उन्हें बाद में
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये आधार बन जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का। तीसरा है तुलना में सुविधा। जब आंकड़े एक साथ रखे होते हैं तो तुलना करना आसान आसान है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, तो हमने देखा श्रमिक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष 17 है, महिलाएं 6 हैं। तो हम आसानी से इतने में तुलना कर सकते हैं, हमें पूरी टेबल पढ़ने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। केवल इतना पढ़ लिया तो हमने जान लिया कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष जो हैं मुख्य रूप से 17 काम करते हैं और महिलाएं केवल 6 करती हैं। आंशिक रूप से पुरुष केवल 3 है और महिलाएं 5 हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तुलना संभव होती है। मितव्ययी यह विधि काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें समय, श्रम और कागज तीनों की बचत होती है। ठीक है। इसके अलावा इस विधि में विश्लेषण की सुविधा रहती है। आप क्रमबद्ध आंकड़ों को माध्य, अपकिरण, सहसंबंध इत्यादि न जाने कहाँ कहाँ आप ले जा सकते हैं। आई मीन टेबुलर प्रेजेंटेशन अगर किया गया है तो माध्य, अपकिरण, सहसंबंध वगैरह सब निकाल सकते हैं। ठीक है। माध्य यानी कि एवरेज होता है, अपकिरण यानी कि डिस्पर्जन होता है और सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन होता है। ये सांख्यिकी विधियों में से कुछ ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग आपके सिलेबस में भी है और आपको बताया जाएगा। सहसंबंध इस बार हटा दिया गया है और अपकिरण भी आपके सिलेबस से गायब कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। तो फिलहाल माध्य हम पढ़ेंगे इस बार। लेकिन बीकॉम और एमकॉम या बीबीए कुछ भी आप करोगे, बीसीए तक में भी आपको ये पढ़ना पड़ता है। और अगर आप बीए इकोनॉमिक्स से करोगे वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। खैर, याद रखने में सुविधा, आंकड़े जो होते हैं ना वो चित्र के रूप में होते हैं तो उन्हें याद रखना इजी होता है। हमारा दिमाग ना सूचनाओं को चित्रों के रूप में याद करता है। अगर मैं आपसे कहूँ अपने बचपन की कोई सबसे खूबसूरत याद बताइए, अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? कोई एक चित्र दिखेगा और उसमें आप या आपके घर का कोई सदस्य कुछ करता नजर आ रहा होगा, लेकिन वो चलचित्र नहीं होगा, जैसे वीडियो होता है वैसा नहीं होगा, सिर्फ एक चित्र होगा, चलचित्र ना होकर के सिर्फ एक चित्र होगा। यानी कि हमारा दिमाग सूचनाओं को, तथ्यों को चित्रों के रूप में याद रखता है। और अगर हमने इसे ऐसे देख लिया तो हमें याद रहेगा कि पुरुष के सामने 17 लिखा था, स्त्री के सामने 6 लिखा हुआ था, आंशिक में 3 लिखा था और 5 लिखा था। ये आपका दिमाग इतना याद रख सकता है, लेकिन पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये याद रखना हमेशा संभव नहीं होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ दोष भी हैं इसके। पहला दोष ये है कि सारणी बनाने के लिए आंकड़ों की सही समझ होनी चाहिए, अन्यथा ये आपको भ्रमित कर देगी। दूसरा, सारणी चित्रमय प्रस्तुतिकरण की तरह आकर्षक नहीं होती है। मतलब डिस्क्रिप्टिव प्रस्तुतिकरण से तो ये बेटर है, लेकिन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरह ये आकर्षक नहीं है। तो इसीलिए इसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि गुणात्मक तथ्यों को सारणियों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल संख्यात्मक तथ्यों को ही सारणी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जैसे सुंदरता है या बुद्धिमत्ता है, इसको चूंकि आप संख्या में बांट नहीं सकते कि आपकी सुंदरता 2 किलो की है, ये आप नहीं कह सकते। 2 मीटर की भी नहीं कह सकते, किलोमीटर, लीटर किसी में मापा नहीं जा सकता। इसी तरह से बुद्धि जो है इसे भी मापा नहीं जा सकता। तो ये गुणात्मक तथ्य हैं और इनको जो है सारणी के माध्यम से नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि सारणी की सीमा है कि इसमें केवल संख्यात्मक तथ्य आते हैं। चौथा है, सीमित स्थान के कारण प्रदर्शित समंकों का संदर्भ स्पष्ट नहीं हो पाता, जिससे सारणी में प्रस्तुत समंकों का अर्थ भी कभी कभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है। तो ये सारणी का दोष नहीं है। अगर बनाने वाले ने प्रॉपर रूप में उसमें उसने सही से संकेत दिए हैं तो डेफिनेटली ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। खैर, सारणीयन करने में अनेक बार सन्निकट भी करना पड़ता है। सन्निकट का मतलब होता है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना यानी कि मतलब जैसे कहीं 12.37 दिया है तो इसे 12 माना जाता है, कहीं 12.67 दिया है तो इसे 13 माना जा सकता है। तो ऐसा करने की स्थिति में आपको सन्निकट यानी कि आसपास के परिणाम मिलते हैं। पूर्ण रूपेण से एक्यूरेसी लेवल 100% हो, ऐसा नहीं हो पाता। सारणी का प्रारूप अगर हम बोलें तो सारणी के सभी अंगों को व्यवस्थित क्रम में एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेबल आपके सामने है और इसे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आप समझ पाएंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप समझ जाएं, लेकिन ये पूरे ही आप एक साथ देखें तो बेहतर होगा। देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर पड़ता है सारणी संख्या। सारणी संख्या डालने के बाद इसका शीर्षक पड़ेगा। शीर्षक क्या है?
यहाँ पर शीर्षक पड़ेगा लिंग एवं अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों के आधार पर भारत की जनगणना। ये क्या है? ये है शीर्षक। और सारणी 4.5 क्या है? सारणी संख्या। ये इतना डालना होगा। इसके बाद में ये स्तंभ हैं सारे, ये सब स्तंभ हैं। स्तंभ यानी कॉलम, ठीक है। और ये सब यहाँ पर पंक्तियाँ हैं यानी कि रोज, ठीक। तो पंक्तियाँ और रोज जो हैं इनके बारे में हम आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमने अवस्थिति यानी कि जो अवस्थिति का मतलब होता है जो यथा स्थिति है, ठीक है। इसमें ये कॉलम लिंग का है यानी पुरुष और स्त्री। तो ये यहाँ पर पुरुष स्त्री योग, पुरुष स्त्री योग, पुरुष स्त्री योग, योग का मतलब टोटल। और ये ग्रामीण हैं, शहरी हैं और कुल हैं। तो ग्रामीण में भी आगे हमने इनका बाइफरकेशन किया है। ग्रामीण में कितने श्रमिक हैं और कितने गैर श्रमिक हैं। श्रमिकों में भी कौन फुल टाइमर हैं और कौन पार्ट टाइमर हैं, और इनकी कुल संख्या कितनी है? 20। गैर श्रमिक कितने हैं उस गांव में? तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? 38 है, जिसमें से 18 काम नहीं करते हैं और 20 श्रमिक के रूप में काम करते हैं। इन 20 में 17 मुख्य रूप से यानी फुल टाइमर हैं और 3 आंशिक रूप से काम करते हैं, पार्ट टाइमर हैं। स्त्रियों की ग्रामीण क्षेत्र में कुल संख्या है 36, ठीक है। और इसमें गैर श्रमिक स्त्रियां जो घर पे रहती हैं, जो घरेलू कामों को देखती हैं, वो 25 हैं। जो काम करने वाली महिलाएं हैं 36 में से वो हैं 11, जिसमें से 6 फुल टाइमर हैं और 5 पार्ट टाइमर हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि कुल संख्या कितनी है गांव में, तो वो 74 है, जिसमें से गैर श्रमिक 43 हैं और श्रमिक जो हैं वो हैं 31, ठीक है। श्रमिक जो हैं वो कितने हैं? 31 हैं। इस 31 में 23 पुरुष, 23 जो है वो मुख्य मतलब फुल टाइमर हैं और 8 पार्ट टाइमर हैं। तो ये हमने ग्रामीण क्षेत्र का पूरा एनालिसिस कर लिया। आप सोचिए कि कितना बड़ा डेटा है और कितनी कम दूरी में आ गया है ना। फिर हमने शहरी का इसी तरह से एनालिसिस करना है और फिर कुल का इसी तरह से टोटल का, ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला करके इनका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इसके बाद में इसके नीचे क्या क्या आएगा? नीचे आएगा कि हमें मिला कहाँ से। ये हमें मिला है जहाँ से वो हम यहाँ स्रोत या सोर्स करके लिखते हैं कि ये हमें आंकड़े कहाँ से मिले हैं? भारत की जनगणना 2011 से मिले हैं, ठीक है। इसे स्रोत टिप्पणी बोलते हैं। और पाद टिप्पणी का मतलब होता है संख्याओं को निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है। यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये निकटतम करोड़ में है, यानी कि 17 करोड़, 6 करोड़। अब ये 17 करोड़ कैसे रखा गया होगा? अगर कोई 17 करोड़ 50 लाख है या 50 लाख के ऊपर कुछ भी है तो उसको 18 कर लिया गया होगा। अगर कोई 17.49 भी है तो उसको केवल 17 रखा गया होगा। ये सन्निकट होते हैं, तो यही यहाँ पर लिखा है। ये पाद टिप्पणी होती है। ये कहाँ से आंकड़े लिए गए हैं? इसे सोर्स टिप्पणी बोलते हैं। और एक बात और, आपको यहाँ पर ये जरूर लिखना होता है संकेत में कि ये इकाई जो है ये काहे की है। तो इकाई क्या है? करोड़। केवल ये इकाई आपको लिखना नहीं है, तो आपको इन्होंने समझाने के लिए लिखा है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लिखना केवल ऐसे होता है करोड़। जैसे सारणी संख्या, ये लिखना नहीं है। शीर्षक ये लिखना नहीं है, ये तो आपको बताया इन्होंने एरो लगा करके कि ये सारणी संख्या है, ठीक है। ये शीर्षक है, ये इसके स्तंभ हैं। स्तंभ तो मुख्य और आंशिक और योग हैं, और ये इसका शीर्षक है। ये इसके उपशीर्षक भी हैं। किसके? स्तंभों के। स्तंभ ये हैं और इनका शीर्षक है श्रमिक और इनके उपशीर्षक है मुख्य, आंशिक और योग, ठीक। इधर ग्रामीण, शहरी और कुल ये सब क्या है? ये पंक्ति के शीर्षक हैं। और इनके अवशीर्षक क्या हैं? ग्रामीण है शीर्षक और पुरुष, स्त्री, योग ये इनके अपशीर्षक या उपशीर्षक या अवशीर्षक हैं, ठीक है। अवशीर्ष कह सकते हैं। तो ये है आपके सामने टेबल। मुझे लगता है समझ गए होंगे। और यही इन्होंने आगे समझाया कि सारणी की संख्या क्या होती है, 1 2 3 डाल सकते हैं। शीर्षक क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। शीर्ष नोट, जो सबसे नीचे एक नोट दिया जाता है, उपशीर्षक, ये स्तंभ शीर्षक क्या होते हैं। अच्छा, जो पंक्ति शीर्षक होते हैं उन्हें अवशीर्ष कहा जाता है, और जो स्तंभों के उपशीर्षक होते हैं उन्हें उपशीर्षक बोल देते हैं। सारणी का जो मुख्य भाग है वो अभी आपने पढ़ा ही था। ये पूरा मुख्य भाग होता है सारणी का। यहाँ पे ये पूरा मुख्य भाग है इसका, सारणी का, जो आपके समक्ष है, ठीक है। तो सारणी का मुख्य भाग हो गया। इसके अलावा
माप की इकाई क्या होगी, इसमें करोड़ लिखा था, फुटनोट भी दे सकते हैं, और स्रोत कहाँ से आपको ये आंकड़े मिले हैं ये लिखना होगा। सारणियों की अगर प्रकारों की बात करें तो सारणी तीन तरह से बांटी जा सकती है, उद्देश्य के आधार पर, मौलिकता के आधार पर और बनावट के आधार पर। उद्देश्य सामान्य हो सकते हैं या विशेष हो सकते हैं। मौलिकता मौलिक या प्राथमिक सारणी हो सकती है, और किसी सारणी पर आधारित जब कोई दूसरी सारणी बनती है तो वह उससे उत्पन्न होती है, इसीलिए उसको व्युत्पन्न सारणी बोलते हैं, यानी किसी एक सारणी के आधार पर बनी हुई दूसरी नई सारणी। बनावट के आधार पर सारणी सरल या एक गुण वाली सारणी हो सकती है। दूसरा, साहित्य या जटिल सारणी हो सकती है। अब यहाँ साहित्य क्यों आया है, क्योंकि साहित्य अपने आप में बड़ा जटिल विषय है, तो साहित्य से अगर कंफ्यूज हो तो आप इसे भूल जाएं। आप यहाँ जटिल सारणी लिखें। जटिल सारणी तीन तरह की होगी, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणी सारणी। ऊपर जो एग्जाम्पल आपने भी पढ़ा था ये दरअसल द्विगुणी सारणी है, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य वाली सारणी जो होगी, इसमें जो सारणी होगी ये प्रायः प्रकाशित प्रतिवेदन के पीछे होती है, यानी कि तमाम तरह की जो रिपोर्ट होती हैं उनमें आती है। क्रैक्सटन और काउडन कहते हैं सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का सबसे पहला और प्रायः एकमात्र उद्देश्य समंकों को इस तरह से प्रस्तुत करना होता है कि व्यक्तिगत इकाइयाँ पाठक द्वारा तुरंत ढूंढी जा सकें, तो इसे सामान्य उद्देश्य वाली सारणी कहा जाएगा। विशेष उद्देश्य वाली जो सारणियाँ होती हैं ये किसी एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं, और ये सारणियाँ आकार में छोटी होती हैं। बनाने के लिए निरपेक्ष संख्याओं के स्थान पर माध्य, प्रतिशत, अनुपात या गुणांक आदि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समंक जो उद्देश्य से संबंधित नहीं होते उनको हम छोड़ देते हैं। तो विस्तृत आंकड़ों को वर्गीकृत करके इन सारणियों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर बोले मौलिकता के आधार पर सारणियाँ, तो मौलिक या प्राथमिक सारणी जब पहली बार कोई सारणी आंकड़ों से बनाई जाती है तो मौलिक सारणी कहलाती है। व्युत्पन्न सारणी का मतलब क्या होता है, जो समंक होते हैं मूल रूप से उन्हें प्रस्तुत न करके उनके आधार पर जो निकाले गए योग, प्रतिशत, माध्य वगैरह होते हैं, जब उनको हम किसी सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो उसे व्युत्पन्न सारणी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बनावट के आधार पर सारणी। तो बनावट के आधार पर सारणी जो होगी वो सरल या एक गुण वाली सारणी होगी। एक गुण वाली सारणी में क्या है, जैसे कहा कि संख्याएं क्या है, संख्याएं मतलब स्ट्रीम, डिपार्टमेंट भी कह सकते हो, कला, वाणिज्य, विज्ञान और विधि यानी लॉ, ठीक है। इनमें विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है, तो ये एक गुण है, ठीक है। एक गुण के साथ जब कभी भी कोई सारणी बनेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, सरल या एक गुण वाली सारणी। जब जटिल सारणी की अगर हम बात करें तो ये द्विगुण सारणी होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि कला, वाणिज्य और विज्ञान में ही इन्होंने विद्यार्थियों की संख्या तो वही रखी, लेकिन ये बता दिया इसमें पुरुष कितने और महिलाएं कितनी। तो यहाँ पर ये दो गुण आ गए, ठीक है। तो दो गुण वाली सारणी या द्विगुण सारणी हो गई। त्रिगुण सारणी में इसी में इन्होंने क्या किया कि पुरुष महिला तो रखे, देखिए कुल जो विद्यार्थी हैं वो तो हैं ही यहाँ पर वही, लेकिन इन्होंने इसमें पुरुष महिलाएं भी रखे, और साथ ही साथ ये दूसरा गुण था पुरुष महिला का, और तीसरा गुण रखा कि पुरुषों में ग्रामीण कितने, शहरी कितने, महिलाओं में ग्रामीण कितने और शहरी कितने। तो ये तीन गुणों के साथ त्रिगुण सारणी हो गई, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और अब जब तीन गुणों के अलावा चौथा भी कोई गुण रखा जाए, चौथा गुण क्या हो सकता है, जैसे इसी में ये जो इन्होंने ग्रामीण और शहरी किया है, इसी में ये कोई भी और एक बात जोड़ दें। वो बात कौन सी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये महाविद्यालय के बच्चे हैं तो इनमें ये जोड़ सकते हैं कि हिंदी भाषी या अंग्रेजी, या हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम के। तो ग्रामीण में 100 में से कितने हिंदी मीडियम के हैं, कितने अंग्रेजी मीडियम के हैं, शहरी में कितने हिंदी मीडियम के हैं, कितने अंग्रेजी मीडियम के हैं। तो ये चार गुण हो जाएंगे। तो चार के बाद फिर चतुर्गुण सारणी ना बोल के हम इसे क्या बोल देते हैं, बहुगुण सारणी बोल देते हैं, मैनीफोल्ड टेबल बोल देते हैं, ठीक है। तो खैर सारणियन या सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण जो होता है वह चार तरह का हो सकता है, गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक। गुणात्मक वर्गीकरण जब हम इसमें बेरोजगार, शहरी, कुशल, अकुशल, स्त्री पुरुष आदि विशेषताओं का वर्णन करने लगते हैं तो ये गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा कि लिंग व स्थान के अनुसार पंजाब में बेरोजगारी का प्रतिशत क्या है। तो लिंग स्त्री और पुरुष, स्थान ग्रामीण और शहरी, इसमें 20, 30। तो अब आप देखिए ये गुणों के आधार पर हो गया। गुण मतलब विशेषता,
ठीक है। मात्रात्मक वर्गीकरण में क्या होगा? मात्रात्मक वर्गीकरण में वो सारी विशेषताएं शामिल होती हैं जिन्हें आप मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से। ठीक है, जैसे आयु, कद, उत्पादन, आय, व्यय वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे एक है सीबीएसई परीक्षा में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक को अगर हम टेबुलर प्रेजेंटेशन दें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमने अंक रखे हैं, 20 से 30 अंक पाने वाले विद्यार्थी 3 हैं, 30 से 40 अंक पाने वाले विद्यार्थी 7 हैं, इसी तरह से 80 से 90 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है। तो ये क्या है? ये यहाँ पर मात्रात्मक वर्गीकरण हो गया। कालिक, कालिक का मतलब काल से संबंधित है और काल का मतलब होता है टाइम। ठीक है, अब वो टाइम जो है वो वर्ष हो सकता है, महीने हो सकते हैं, सप्ताह हो सकते हैं, मिनट, घंटे, सेकंड हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने रखा क्या है कि थोड़ा सा और भी बता दूं कि कालिक में केवल समय ही नहीं आता, इसमें कभी कभी वैसे तो इसका नाम कालिक है लेकिन कभी कभी स्थान भी आता है। ठीक है, तो देखिए एक तालिका है 2010-14 के दौरान दिल्ली शहर की सेल फोन की बिक्री कितनी हुई है। तो वर्ष 2010, 11, 12, 13, 14 का वर्णन यहाँ किया गया है। 50, 70, 90, 1 लाख और 2 लाख ये बिक्री हुई है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कालिक, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्षों का कहा गया है। स्थानिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें महाद्वीप आ सकते हैं, देश आ सकते हैं, राज्य आ सकते हैं, जिला, तहसील, ग्राम, मोहल्ला, ये सब आ सकते हैं। स्थान कोई भी आ सकता है। तो देशों के नाम यहाँ दिए गए हैं यूएसए, और उसमें विद्यार्थियों की संख्या जो जो भारत के विद्यार्थी वहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये स्थानिक हो गया। ठीक है, और इसके बाद में आपको जो आपने अभी तक पढ़ लिया है 7.1 पढ़ा कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों का विवरण कहाँ दिया जाता है। सारणीयन में सर्वप्रथम क्या होता है, क्या लिखा जाता है, शीर्षक लिखा जाता है। सारणीयन प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार का है, और कालिक वर्गीकरण में किस आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण होता है। इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको पहली ही बार में नहीं ध्यान आ रहे हैं तो आपको फिर से किताब खोलनी है, फिर से उसे पढ़ना है, यह वीडियो को प्रारंभ से फिर से देखना है। ठीक है, इसके बाद में आता है आरेखीय या चित्रमय प्रस्तुतिकरण, जिसे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए जो टॉपिक पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, वीडियो बार बार देखें। अच्छा लगे तो अपने लाइक और कमेंट से बताएं, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर आज के वीडियो में हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, उन्हें पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान और विद्या इसका दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जिस जिस ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके, उसमें अगर आपकी कोई भूमिका बन सकती है तो अपनी भूमिका बिल्कुल निभाएं। इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से आपने अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। घर पे रहिए, कोरोना के समस्त गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क लगाइए, टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइज कीजिए, घर पे हैं तो हाथ साबुन से धोते रहें, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ज़रूर अनुपालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।